हाय, हम यशोवर्धन। हजीला इस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आज करंट अफेयर्स में जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं, हिंदू में एक आर्टिकल आया है। जब G7 समिट कंप्लीट हो गई तो उसके बाद एक आर्टिकल निकला है कि क्या G7 समिट सक्सेसफुल रही या ये एक बहुत बड़ा फेलियर रहा। तो आखिर वो क्या आधार हैं जिनके बेस पर हम देख सकते हैं कि इसकी सक्सेस हुई, ये सक्सेसफुल रही है या ये फेल हो गई है। तो देखा जाए तो G7 जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसे लगभग 50 ईयर्स कंप्लीट कर लिए इसने, और इसमें दुनिया के डेवलप्ड नेशन इसके मेंबर हैं। और इस बार यहाँ पर जो होस्ट कंट्री था वो कनाडा, तो कनाडा में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। कनाडा में जब पहुंचे सारे लोग, उस वक्त हम अगर हम देखें तो दुनिया में कई सारे संघर्ष के मुद्दे उस वक्त चल रहे थे। जैसे कि अगर हम बात करें कि गाज़ा में अगर देखें तो हमास और इजराइल के बीच में संघर्ष चल रहा था, यूक्रेन और रशिया के बीच में संघर्ष चल रहा था। इसके अलावा इसी समय जस्ट थोड़ी देर पहले ही भारत और पाकिस्तान के बीच में भी लगातार संघर्ष चल रहा था। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे संघर्ष थे, लेकिन क्या इसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा था, वो था टैरिफ का मुद्दा। कि जिस तरह से ट्रंप प्रशासन ने दुनिया भर के देशों के ऊपर अगर हम देखें तो रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए थे, उस तरह की प्रक्रिया से पूरा का पूरा बाजार बाधित हो गया तो अर्थव्यवस्था में। सो अगर देखा जाए कि यहाँ पर हमें जिन मुद्दों पे बात करनी चाहिए थी G7 के मुद्दों में, वहाँ पर उन मुद्दों को एड्रेस ही नहीं किया गया। सो अगर देखा जाए यहाँ पर क्या हुआ, तो अमेरिका की जो विदेश नीति और व्यापार नीति के कारण अगर हम देखें तो पूरा का पूरा यहाँ पर ये सम्मेलन फेल हुआ है। और यहाँ अगर देखें तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के संकट पर जो रशिया की तरफ एक झुकाव दिखाया, तो उससे पता चला कि ये इस संगठन में कोई भी किसी भी तरह से न्यूट्रल होकर बात यहाँ पर नहीं कर पाएगा। देन यहाँ तक कि यहाँ एक और बड़ी बात बोल दी डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने कहा G7 को G9 में कन्वर्ट कर देना चाहिए और रशिया और चाइना को इसमें शामिल कर देना चाहिए। ये उस स्थिति में ये बातें हो रही थी जबकि वहाँ पर यूक्रेन के राष्ट्रपति, जिन्हें कि विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर बुलाया गया था, वे भी आए थे और दुनिया के अन्य बड़े नेता भी आए थे। तो इस बात से कोई भी वहाँ सहमत नहीं था। ट्रंप का एक विरोधाभासी व्यवहार भी अगर यहाँ देखें तो जहां पर हम देखते हैं कि स्वयं को वे कहते कि वे एक शांतिकालीन राष्ट्रपति हैं जो कि पीस कायम रखना चाहते हैं, लेकिन वे इजराइल की जो एग्रेसिवनेस है, आक्रामकता है, वे उसका समर्थन भी करते हैं यहाँ पर। और देखें इसमें क्या हुआ, अमेरिका ने यहाँ पर जो भी एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आना था, वक्तव्य आना था, उस पर हस्ताक्षर करने से भी इनकार कर दिया। इजराइल की आलोचना करना या संघर्ष में शांति की अपील करना, ऐसी कोई भी चीज़ उन्होंने नहीं की। इवन ईरान की निंदा करने वाला बयान यहाँ पर उन्होंने जारी करने पर जोर ज़्यादा दिया। देन अगर हम देखें तो ट्रंप सम्मेलन से काफ़ी जल्दी उठ करके चले गए थे, और इस तरह से अगर देखा जाए ज्वाइंट जो एक वक्तव्य आना चाहिए था, संयुक्त वक्तव्य आना चाहिए था, वो नहीं आया। सिर्फ यहाँ पर चेयर की तरफ से एक समरी आई, और समरी में अगर हम बात करें तो जो मुख्य मुद्दे जैसे कि इस वक्त क्या चल रहा था, टैरिफ का मामला था कि ट्रंप ने जिस तरह की अपनी पॉलिसीज अपनी देन इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा था कि जो ईरान इजराइल के बीच में जो संघर्ष चल रहा था, या इजराइल और गाजा को लेकर के हमास के बीच में जो संघर्ष चल रहा था, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष चल रहा था, तो आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा था। इन मुद्दों पर कोई चर्चा ही नहीं की गई। अब आप सोच के देखिए, और ऐसे में जिन मुद्दों पर चर्चा की गई, नो डाउट वे भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जो देखिए क्या होता है कि जब भी कोई बड़े अंतर्राष्ट्रीय इस तरह की समिट्स बुलाई जाती, मंच होते, वहां पर उम्मीद की जाती है कि दुनिया के नेताओं को अगर बुलाया जा रहा है तो वहां पर एक ऐसी चर्चा की जाए जिससे कि समस्याओं का हल निकले। और देखिए कनाडा जिसने कि होस्ट किया, वो खुद अपनी आंतरिक समस्याओं से घिरा हुआ था। जस्ट कुछ दिनों पहले ही वहां पे चुनाव संपन्न होते हैं और एक नए प्रधानमंत्री वहां पर चुन के आते हैं, और ऐसे में गफलत सी पैदा हो जाती है कि भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया जाए या नहीं। तो लास्ट का जो बिल्कुल अंतिम समय है, तब वहां के प्रधानमंत्री खुद भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को आमंत्रित करते। तो आप इसे समझ सकते हैं कि ये जो सम्मेलन हुआ वो किस तरह का हुआ। और भारत को बड़ी उम्मीद थी कि आतंकवाद पर कोई बयान दिया जाएगा, लेकिन आतंकवाद पर एक भी लाइन नहीं कही गई। तो यहाँ पर किन मुद्दों पर राष्ट्र के कई नेताओं ने कहा कि सफल रहा, तो हम यहाँ बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, इसके अलावा जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनकी सप्लाई को लेकर के, या फिर फॉरेस्ट फायर, वाइल्ड फायर को लेकर के जो मुद्दे थे उन पर बातचीत की गई। लेकिन जो बड़े मुद्दे थे
आतंकवाद का मुद्दा, इजराइल ईरान के बीच में संघर्ष का मुद्दा, हमास और इजराइल के बीच में संघर्ष का मुद्दा, भारत और पाकिस्तान के बीच में आतंकवाद को लेकर के संघर्ष का मुद्दा, और यूक्रेन और रशिया के बीच में पीस मेकिंग की बात करने वाले राष्ट्रपति ने भी यहां पर उस तरह की कोई बात नहीं की। तो आप समझ सकते हैं कि टैरिफ से लेके आतंकवाद तक के विभिन्न जो मुद्दे थे दुनिया के सामने जिन पर चर्चा करना बहुत जरूरी थी, उनमें से किसी भी मुद्दे पर यहां चर्चा नहीं की गई। इस नजरिए से देखा जाए तो ये जो सम्मेलन था, G7 का जो समिट था, एक तरह से हमें असफल प्रतीत होता है। तो यहां पर एक बात की जाती है, क्या भारत को दोबारा से रिकंसीडर नहीं करना चाहिए इस तरह की बैठकों में जाने के लिए, कि भारत को G7 बैठकों में भागीदारी की उपयोगिता पर पुनर्विचार करना चाहिए? तो बिल्कुल मैं कहूंगा कि इसमें दोनों ही पक्षों को हमें देखना होगा कि इसकी उपयोगिता क्या है और ये फेल कहां पर हुआ। तो कुछ मुद्दों पे हम इस तरह से निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि जो बहुत आवश्यक मुद्दे थे उन पर यहां चर्चा नहीं की गई, लेकिन जो कुछ नए मुद्दे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के दुनिया के सामने जो चैलेंजेस आएंगे, या रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर के जो चैलेंजेस हैं, उन पर बात की, तो हम ये कह सकते हैं कि आंशिक तौर पर ये सम्मेलन सफल हुआ, लेकिन दुनिया के सामने जो बड़ी समस्याएं थी उन पर चर्चा करने में ये असफल रहा। तो मैं हूं यशोवर्धन, फिर मिलते हैं हम अगले दिन एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, और अब तक आप अगर हमारे इस चैनल को देख रहे हो, आपने हमारे इस वीडियो को देखा और सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो आप सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए, ताकि हमारे जो भी नए वीडियोज होंगे उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में।